Hello everyone. I hope you all are very well and I wish you always stay happy and healthy. India is already fights against coronavirus and we salute to our corona warriors like doctors, police person, sweepers, etc. In this situation, all colleges and universities are closed, but we all are know that show must go on. We can't deny our education. So, this video lecture is for all students of India who are really want their studies are now being on. My goal is this lecture series is watch every students who are in universities and colleges. For this purpose, I explain my video in Hindi and English both languages because I know many students in India they are understand in Hindi language easily and mathematics is only subject where language is have no meaning because maths is understand by its feeling and its method. तो मैं निकुंज जोशी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है इम्पोर्टेंट रहेगा उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो अभी बीएससी एमएससी इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं. इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे. हालांकि आप +1 स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग से ही बहुत बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम हायर लेवल तक जाएंगे. और जैसे कि हर जगह पे एंट्रेंस होती है तो उसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे इस वीडियो से. जिस स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ नहीं पता उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं. आप सिर्फ ये वीडियोस देखते रहना, आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस थोड़ा मैंने मर्ज किया है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे और सब थियरम्स वगैरह सब डिटेल में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. मतलब स्टार्टिंग इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये पार्ट 1 का हेडिंग है. ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में. नंबर सिस्टम पूरा हम पढ़ेंगे कि वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे 8-9 स्टैंडर्ड में ही आता है नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है वगैरह वगैरह, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा. फिर इमेजनरी यूनिट जो हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो का क्या है और कहाँ से है कैसे है या वो सब हम देखेंगे. उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि वास्तव में ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कैसे जनरेट हुआ, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया था, क्या है थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री भी हम समझेंगे. ठीक है. फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के एरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. मतलब कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या कैसे कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे. ज़ीरो एंड यूनिटी के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़ीरो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की यूनिटी क्या होती है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव दोनों में. फिर कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना होता है वो सब हम पढ़ेंगे. कॉम्प्लेक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी इस वीडियो में आएगा. और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का डिफरेंट जो होता है, वो जो बड़ा डिफरेंट होता है वो हम लास्ट में उसके बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, तो अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नंबर सिस्टम. वैसे तो नंबर सिस्टम सबको पता ही है कि क्या होता है. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एन से डिनोट होता है. सिंबल थोड़ा अलग होता है लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल एन ही लिखा हुआ है. तो क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में,
1 2 3 4 5 6 7 उसमें जीरो और माइनस नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आया था दुनिया में। फिर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, उसको हम इंटीग्रल नंबर्स भी बोलते हैं। उसमें क्या था, उसका नोटेशन z है, थोड़ा अलग है। यहाँ पे मैंने सिर्फ z लिखा है। डॉट 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 मतलब वहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जाएगा माइनस, और -3 -2 1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। या बीच में कोई पॉइंट वाले नंबर नहीं है इसमें, ये एक सेट में है। फिर आएगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, वो होता है x बाई वाई के फॉर्म में। x बिलोंग्स टू z, z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर, x की वैल्यू हम वहाँ से लेंगे। और y बिलोंग्स टू n होता है, n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये मैंने इंक्लूड किया है इसमें क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि पता ही होगा लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स मतलब अविभाज्य, मतलब वो सिर्फ उस नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं, बाकी किसी से नहीं, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है, 2 3 और पॉजिटिव ही होंगे। प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। 2 3 5 7 11 13 17 वो सब प्राइम नंबर्स हैं। यस, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ ऑल ई रेशनल नंबर्स। और ई रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम रेशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, उसको हम ई रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि पाई हो गया, पाई स्क्वायर भी चलता है, पाई क्यूब, पाई की पूरी सीरीज। अंडर रूट पी मतलब प्राइम, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, सॉरी अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, वो सब आएंगे ई रेशनल नंबर्स में। और ई जो हम 2.718 लेते हैं ना, वो बहुत बड़ा नंबर है, वैसे ये बहुत सारे है। इवन इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से भी ज़्यादा है, वो काउंटेबिलिटी का टॉपिक है, वो हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ओके, आखिरी में अभी तक हम जहाँ तक पढ़ने वाले हैं तो वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और वो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का यूनियन, जिससे पूरा रियल नंबर सिस्टम बनता है, ठीक है। यहाँ तक हम जानते थे, अभी हमको कुछ आगे नहीं पता है, ठीक है। और एक जनरल रिलेशन हमको पता है कि n सबसेट होता है, ये सबसेट का सिंबल है, n सबसेट z, z सबसेट q एंड q सबसेट r। देखिए यहाँ पे मैं कोई कार्डिनलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे कार्डिनलिटी का टॉपिक भी आता है कि n z q में कार्डिनलिटी सेम होती है, पर वो बहुत आगे का डिस्कशन है, अभी हम सिर्फ सबसेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखना। अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये जो पूरा मैंने बताया है उसको हम एक टेबल से कैसे समझ पाएंगे। देखिए, एक इक्वेशन लिया है मैंने, पहली रो में आप देखना, और ये जो थ्योरी का पार्ट है ना, वही इसमें मैं स्लाइड में इंक्लूड करूँगा। फिर तो कैलकुलेशन ज़्यादा होती है मैथमेटिक्स में, और ख़ास करके इस पेपर में, तो जितना थियरी का पोर्शन हो सकता है उसको मैं ऐसे स्लाइड बाय स्लाइड आपको प्रेजेंट करूँगा, और फिर बाद में आगे वाइट बोर्ड आ जाएगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। और वैसे भी मैथमेटिक्स को ठीक से पढ़ना हो ना तो एक्सप्लेन करके ही समझाने का मज़ा आता है, ऐसे डायरेक्ट बताने का मज़ा नहीं आता है। तो अभी आगे जाके वाइट बोर्ड आ जाएगा। तो देखिए पहला इक्वेशन, x² - 3x + 2 = 0। एक मैंने इक्वेशन लिखा है, इसके रूट्स क्या है, 1 एंड 2। ये रूट्स नेचुरल नंबर्स में है, यस। सेट ऑफ इंटीजर में है, यस। मतलब 1 एंड 2 एन में भी बिलोंग करता है, जेड में भी बिलोंग करता है, क्यू में भी बिलोंग करता है। वो अगर क्यू में बिलोंग करता होगा तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और रियल नंबर्स में है, ऑब्वियसली रियल नंबर्स में तो होगा ही, एन जेड क्यू में है तो। दूसरा इक्वेशन है x² + 3x + 2 = 0। उसके रूट्स है x = -1 एंड -2। तो ये रूट्स
नेचुरल नंबर में अगर आपको पूछेगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप बोलोगे नहीं, नेचुरल नंबर के पास इसका रूट्स नहीं होता है। फिर आता है जेड, तो ये रूट्स जेड में है, क्यू में भी है हो सकता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा क्योंकि हम क्यू कॉम्प्लीमेंट में इसको डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि क्यू में डिनोट हो चुका है और आर में तो होगा। फिर एक इक्वेशन लिया 6x² - 5x+1 = 0, तो उसके रूट्स है 1/2 एंड 1/3। ना तो ये n में है ना तो ये z में है, वो सीधा गया q में, तो q में गया तो q कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ठीक है, और r में है। अभी इक्वेशन आया x² - 5 = 0, तो उसके रूट्स x = √5 होता है और -√5 होता है। अभी हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर n में भी बिलोंग नहीं करता, z में भी नहीं, q में भी नहीं, q कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो q कॉम्प्लीमेंट में आया इसलिए वो r का भी मेंबर है। और लास्ट इक्वेशन जिससे हमारा भविष्य है, ठीक है, वो है x² + 1 = 0। साइंटिस्ट को ना यहाँ से प्रॉब्लम आने की स्टार्टिंग हुई थी। जो पुराने ज़माने के साइंटिस्ट थे वो, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्या था ये इक्वेशन x² + 1 = 0, तो रूट्स तो आया x = √-1, तो ना तो ये n में है, z में, q में, q कॉम्प्लीमेंट, r किसी में भी नहीं है। तो now there is a problem found in the last equation. So now let's imagine √-1 is equal to I. We also say is iota. हम इसको आयोटा भी बोलते हैं, √-1 को हम आयोटा भी बोलेंगे और सिंपली आई भी बोलेंगे। आई बोलने से क्या वो ABCD वाला आई की फीलिंग आती है, ठीक है, तो हम आयोटा ही बोलेंगे। तो आगे देखिए, तो ये इमेजनरी यूनिट क्या है, थोड़ा सा, वैसे ये कोई नोट डाउन करने की बात नहीं है, सिर्फ आप समझो कि थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्या था आयोटा के बारे में। इवन आफ्टर गेनिंग वाइड रिस्पेक्टेबिलिटी थ्रू द सेमिनल वर्क्स ऑफ कार्ल फ्रीडरिच गोस, ये नाम याद रखना, आगे भी आएगा, एंड द फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑगस्टिन लुइस कोसी, द अनफॉर्चुनेट नेम इमेजनरी हैज सर्वाइव्ड डाउन द सेंचुरीज। तो ये इमेजनरी उसको एक नंबर दे दिया, इमेजनरी का नाम दे दिया है, जो हमने आयोटा से रिप्रेजेंट किया था उसको। तो अगर -1 अंडर रूट -1 हर बार बोलने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, अब सिर्फ आई बोलेंगे, ठीक है। और आई इज इक्वल टू √-1 होता है तो आई स्क्वायर क्या होता है, ऑब्वियस, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसको हम इमेजनरी यूनिट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई इज हमारा, अब आई हमारा इमेजनरी यूनिट है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ तक ठीक था। अब इमेजनरी यूनिट से अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 रियल नंबर्स की मदद से अब डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, यहाँ पे भी थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ये वैसे तो अब नोट मत करना, सिर्फ सुनना, करना है तो कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम वैसे कब इन्वेंट हुआ वो अभी तक पता नहीं है। कोई एक पर्सन ने कब इन्वेंट किया वो पक्का पता नहीं है, परंतु कंट्रोवर्सी ऐसी है कि 16th सेंचुरी में इसका आविष्कार हो चुका था। देखिए इस सेंटेंस में आप अंडरलाइन करना, मतलब बोलता हूँ तब, कि 16th सेंचुरी में ऐसा लग रहा था कि इसका आविष्कार हो चुका था। आगे हम पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली 18th सेंचुरी में इस पर काम हुआ था। In their quest to solve polynomial equation by formulas involving radicals, जैसे कि आपने लास्ट इक्वेशन में जैसा प्रॉब्लम आया था वैसा ही कुछ प्रॉब्लम साइंटिस्ट को आया था। तो ऐसा इक्वेशन आने से उसको लगा कि ये कैसा रूट्स आ रहा है, √-1 1 + √-1, देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखे हैं,
x² + 2x + 2। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आने से उसको थोड़ा ऐसा लगा कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। किसी का स्क्वायर करने से वो नेगेटिव नंबर कैसे हो सकता है, ऐसा सब हो रहा था, सबके दिमाग में चल रहा था। सब बोल रहे थे कि ये ऐसे नंबर सिर्फ कोई इमेजिनेशन से ही आ सकते हैं, ठीक है। बट एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, ओवर टाइम दिस इमेजिनरी नंबर्स डिड नॉट गो अवे। ये हालांकि 16th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, और अब 18th सेंचुरी आ रही है। क्योंकि जो मैथमेटिशियन होता है ना, वो ऐसे ही नहीं जाने देता किसी की थियरी को, ठीक है। वो थोड़ा बहुत तो उसके बारे में सोचते ही है कि अब वो ऐसा सोचने लगे थे कि वो अब हमारी इमेजिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को अब इमेजिनेशन से ही हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब नेगेटिव नंबर आया था, पहले तो सिर्फ n ही था, 1 2 3 4। जब नेगेटिव नंबर प्रिवेंट हुआ था, -1 -2 -3, तभी ऐसा हुआ था। तब उस ज़माने के लोगों ने उसको एक ब्रांड पर, नकली ब्रांड के रूप में पेश किया था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है वगैरह वगैरह। वैसे भी ऐसा होता ही रहता है, जब भी कोई नवा आविष्कार होता है ना, नया आविष्कार, तो सब लोग पहले उसको डिस्कार्ड ही कर देते थे। आपको पता होगा एक साइंटिस्ट के बारे में, आपको नाम भी पता होगा उसका। पहले हम लोग मानते थे कि अर्थ है वो हमारी स्टेबल है और सारे ग्रह होते हैं, इवन सूर्य, वो सब अर्थ के अराउंड घूमते थे। वो पहले की, बहुत पहले की थियरी थी। लेकिन एक साइंटिस्ट ने दिखा दिया कि भाई ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सन है वो स्टेबल है, बाकी सब उसके अराउंड घूमते हैं। तो उस कंट्री ने उस साइंटिस्ट के साथ क्या किया था, वो अभी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी भी वो कंट्री गिल्टी फील कर रही है कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। तो ऐसा सब कुछ होता रहता है। और अब आज की थियरी पता ही है कि वो एकदम सही था साइंटिस्ट, और इसी की वजह से आज हम इतनी बड़ी खोज कर पा रहे हैं स्पेस में। तो ऐसा इसके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। 16th सेंचुरी में इसका आविष्कार हो चुका था, लेकिन उस पर काम कब हुआ? बट इन द 18th century the number concept took a German mathematician Carl Friedrich Gauss put the so-called imaginary numbers or complex numbers. Yes, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो कार्ल फ्रेडरिच गोस नाम का साइंटिस्ट था, इसने ही इस पर ज़्यादा वर्क किया हुआ है। और आज भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में उसी की वजह से अब आज हम इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी बहुत हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना चाहते। Our goal in this first section is to examine some basic definition and the arithmetic of complex number, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे किया है वो हम पढ़ेंगे। क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus ib, where a and b are real numbers and I is the imaginary unit. z is equal to x plus iy भी कोई ऑथर लिखते हैं, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होता है। यहाँ पे मैंने a प्लस आई बी लिखा है, और a एंड b क्या होता है, वो r में से लेंगे। सिर्फ यहाँ पे आयोटा से ही ये अलग नंबर हो जाता है। तो जो फेडरिच था उसने क्या किया कि रियल नंबर सिस्टम को उसने एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड रियल सिस्टम को उसका नया नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस आई बी बोले या ए प्लस बी आई, ये चलता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जेड इज इक्वल टू ए प्लस बाई ए प्लस आई बी, उसमें रियल पार्ट जो होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड वो ए होता है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, वो बी होता है। और इसको हम आर ई ऑफ जेड और आई एम ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल टू 4 - 9 है, तो उसका रियल पार्ट क्या हुआ 4, और इमेजनरी पार्ट क्या हुआ -9। ये सब
आपको पता ही है। मैं थोड़ा फास्ट क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हमको आगे बहुत जाना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको +1 स्टैंडर्ड में ही आ चुका होगा। प्योर इमेजनरी नंबर किसको बोलते हैं? z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में से अगर हम a इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो सिर्फ बचा क्या है? z इज इक्वल टू आई बी। तो ऐसे नंबर को हम प्योर इमेजनरी नंबर ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 6i is a pure imaginary number। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे? ठीक है, ये डेफिनेशन है, यही आगे आने वाली है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो गए। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये डेफिनेशन है हमारी। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू। इक्वल कब बोलेंगे? z1 इज इक्वल टू z2 कब बोलेंगे? इफ़, नॉट करना, a1 इज इक्वल टू a2 होगा, एंड है यहाँ पे b1 इक्वल टू b2 होगा, मतलब उसका रियल पार्ट भी सेम होगा और इमेजनरी पार्ट भी सेम होगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या हम बोलेंगे? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल बोलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c से डिनोट करते हैं। वो जब मैं थोड़ा कैलकुलेशन वर्क करूँगा तब आपको सब नोटेशन दिखा दूंगा। ठीक है, कैसे सी होता है ये मैंने जनरल सी ही लिखा है, वैसे उसका सिंबल थोड़ा डिफरेंट होता है सी से। ओके, अब आपको एक बात पता चल गई होगी कि एनी रियल नंबर ए कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू ए प्लस 0i। अगर हम b इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो सिर्फ बचा क्या? z इज इक्वल टू ए, और a तो किस में से है? रियल नंबर में से। तो कोई भी रियल नंबर आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब आप कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आपको b को क्या करना पड़ेगा? 0। सपोज़ मुझे z इज इक्वल टू -25 लिखना है, तो क्या करूँगा? z इज इक्वल टू -25 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, वी सी दैट द सेट R ऑफ रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ C। तो इससे हमको क्या पता चला? एक नया रिलेशन मिल गया ना। पहले क्या था? N सबसेट Z सबसेट Q सबसेट R, और अब R सबसेट क्या आ गया? C। ओके, अब हम वाइट बोर्ड का यूज़ करेंगे थोड़ी और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, हमने इक्वलिटी तक पढ़ा था, अभी हम एरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा समझने का, क्योंकि अब हमारा कैलकुलेशन वर्क स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इफ़ z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन, z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू, तो z1 प्लस z2 क्या आएगा? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन प्लस a2 प्लस आई बी टू। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर रियल एक साइड लिखे और इमेजनरी एक साइड लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है z1 प्लस z2। सिंपल वे से z1 माइनस z2 आप निकाल सकते हो। वो क्या आएगा? a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2। फिर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो गया? एडिशन, सॉरी, ये हो गया आपका
मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन, ये हो गया आपका एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का? एक है Z1 इंटू Z2, तो A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। जैसे आप रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही इसमें करना है। A1 A2 प्लस I A1 B2 प्लस I B1 A2। आई स्क्वायर क्या होता है? I इंटू आई -1, तो माइनस B1 B2। हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखना है तो वो हम किस फॉर्म में लिखेंगे? A प्लस IB के फॉर्म में ही हम लिखेंगे, ठीक है? मतलब रियल प्लस आयोटा और उसके साथ इमेजनरी का पार्ट। तो वैसे ही इसको रियल पार्ट क्या क्या आएगा? A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 प्लस B1 A2, ठीक है? ये हो गया उसका मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली हम डिवीज़न भी कर सकते हैं, ठीक है? वो कैसे करेंगे? Z1 बाई Z2 हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वही A1 प्लस IB1 A2 प्लस IB2। तो अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं है, ये x प्लस IY के फॉर्म में नहीं है, इज नॉट फॉर्म इन A प्लस IB। तो अब हम क्या करेंगे? अभी इसको इसके फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा हमको, तो रेशनलाइज कर देंगे इसको। A2 प्लस IB2 यहाँ से A2 माइनस IB2, A2 माइनस IB2। तो आप सॉल्व करोगे तो ये सीधा आंसर आएगा A1 A2 प्लस B1 B2, नीचे आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस I B1 A2 माइनस A1 B2 डिनोमीटर में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड, जैसे हमने एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीज़न किया, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है? क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ? अगर वो कम्यूटेटिव लॉ दो टाइप का होता है, एडिशन में होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है? एडिशन में क्या होता है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो और Z2 हो, तो एडिशन में क्या होता है? वो Z2 प्लस Z1 हो सकता है, ठीक है? इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? ये भी आपको करना है। LHS क्या है? Z1 प्लस Z2, ठीक है? ये क्या आएगा? अगर हम Z इज इक्वल टू, अब हम x प्लस IY लेते हैं, मतलब x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2, तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। अभी ये एडिशन ही है, हमने आगे देख भी लिया है
x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू, ये हमने इसको इमेजनरी अलग करके लिखा है और रियल अलग करके लिखा है। हमको क्या लेना है, z2 प्लस z1 लेना है। तो इसको हम x2 प्लस आई वाई टू, तो जैसे कि दो रियल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 प्लस x1 प्लस आई वाई टू प्लस वाई वन। तो अब इसको ओपन करेंगे तो x2 प्लस आई वाई टू प्लस x1 प्लस आई वाई वन। ठीक है, हमको ऐसे ही प्रूव करना है। ऐसे z1 प्लस z2 सबको पता है z2 प्लस z1 ही होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, तो ये होगा x2 प्लस सॉरी ये हो गया हमारा z2 प्लस z2 प्लस z1। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन हुआ। तो फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ z1 z2 इज इक्वल टू क्या होगा, z2 z1। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे प्रूव होता है। LHS क्या दिया हुआ है, z1 इंटू z2। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे कि LHS को लिख लेंगे फिर RHS को लिख लेंगे और दोनों के इक्वल। हालांकि वो भी सही है, लेकिन वो पुराना हो गया। 11-12 में हम ऐसे करते भी थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS से ही RHS लाएंगे। ठीक है, x1 प्लस आई वाई वन इंटू क्या होगा, x2 प्लस आई वाई टू। तो इसका हम एक्सपांशन करेंगे तो क्या होएगा, x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2। और यहाँ पे ध्यान रखना, अभी आई स्क्वायर ही रखना। ठीक है, y1 y2 -1 नहीं करना, अभी नहीं करना, क्योंकि इसका यूज़ होगा। इस फर्स्ट दो में से आप x1 को कॉमन ले लीजिए, x1 को, तो क्या होगा x2 प्लस आई वाई टू। और इन दोनों में से आप आई वाई वन को कॉमन ले लीजिए, आई वाई वन। तो इसमें से क्या बचा, x2, इसमें से क्या बचा, आई वाई टू। ठीक है, अभी ये दोनों में से इसको कॉमन ले लीजिए, तो क्या हुआ, x2 प्लस आई वाई टू, बचा क्या, x1 प्लस आई वाई वन। तो ये क्या है, z2 डॉट z1। मतलब कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो गया है। ठीक है, अभी हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, उसमें भी एडिशन में होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है। एडिशन में z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, z1 z2 z3 इज इक्वल टू z1 z2 इंटू z3। ठीक है, ये प्रूफ आपको घर पे करना है, होमवर्क है ये मेरा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबका प्रूफ तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टिव प्रूफ करना है, ऐसा नहीं कि LHS लिख लिया RHS लिख लिया और दोनों इक्वल आ गए। देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं इस वाले को जी। तो हम एसोसिएटिव लॉ z1 z2 डॉट z3, इसको हम प्रूव करेंगे z1 डॉट z2 और बाहर z3 रखेंगे। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, x1 प्लस आई वाई वन, अंदर क्या है x2 प्लस, पहले आप अपने आप ट्राई करना वीडियो पॉज करके,
पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है, पूरी ट्राई करना है कि अपने आप कैसे हो जाता है। LHS RHS से नहीं करना है, आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। अभी x1 प्लस i/1, इसका थोड़ा एक्सपेंशन करें तो क्या आएगा, x2 x3 प्लस i x2 y3 प्लस i y2 x3 प्लस i स्क्वेयर y2 y3। ठीक है, अब यहाँ से इसको एक्सपांड करें तो x1 x2 x3 प्लस i x1 x2 y3 प्लस i x1 y2 x3 प्लस i स्क्वेयर x1 y2 y3 प्लस i y1 x2 x3 प्लस i स्क्वेयर y1 x2 x3 प्लस i स्क्वेयर y1 y2 x3 प्लस i क्यूब y1 y2 y3। ओके, अब हमको प्रूव क्या करना है, z1 डॉट z2 और यहाँ पे z3 को रखना है, तो हमको z3 कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ से x3 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 यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, y1 x2 y3 आएगा। ठीक है, तो इसको निकाल दो। आपको x3 यहाँ पे x3 है और यहाँ पे x3, इसमें से x3 को कॉमन काटना है। यहाँ से y3 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 है, इसमें से y3 को y3 को कॉमन निकालना है। x3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इसमें x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i y1 x2 प्लस i y1 y2, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर i y3 यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालो आप, तो बचेगा क्या, i y3 के साथ यहाँ पे आएगा x1 x2, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से आएगा यहाँ से i x1 y2 प्लस i y1 x2 और आखिर में आएगा i स्क्वेयर y1 y2। यहाँ से अगर मैंने x3 कॉमन निकाला है, ठीक है, तो यहाँ से i स्क्वेयर करना भूल गए थे। अभी देखिए, ये जो दोनों ब्रैकेट है वो सेम ही है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। और कॉमन निकालने के साथ साथ हम यहाँ से x2 और यहाँ से x2 भी कॉमन निकालेंगे। तो अब क्या आएगा, x2 कॉमन निकालने के बाद x1 प्लस i y1 प्लस फिर
ये जो है इनमें से हम क्या निकालेंगे, i/2 कॉमन निकालेंगे। i/2 कॉमन निकालो तो क्या बचता है, ध्यान से प्रूव करना, देखिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। x1 प्लस i/1, यहाँ से थिंकिंग बढ़ती है आपकी। ये हो गया इस ब्रैकेट का काम तमाम, ठीक है। दोनों कॉमन निकाले थे, अब बचा क्या बाहर, x3 प्लस i/3। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, इन दोनों में से इसको कॉमन निकालो तो हो गया ये x1 प्लस i/1, x2 प्लस i/2 और बाहर क्या था, x3 प्लस i/3, जो क्या है, यही है z1 डॉट z2 और बाहर क्या है z3, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ हमारा प्रूव हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमारे के पास अभी क्या हुआ, कम्यूटेटिव हो चुका है, एसोसिएटिव हो चुका है, तो अब आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें एडिशन का भी यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ होता है। तो z1 डॉट z2 प्लस z3 इज इक्वल टू क्या होगा, z1 डॉट z2 प्लस z1 डॉट z3। इसको प्रूफ करना है आपको बाई सेल्फ, ठीक है। और ट्राई करना LHS से RHS तक जाने की, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, होमवर्क में कर लेना। तो प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4i एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4i। आपको क्या करना है, z1 प्लस z2, z1 डॉट z2, z1 बाई z2, फिर z1 माइनस z2, ये सब आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आप कर लेना। और हाँ, इसके आंसर कमेंट करना, टाइम टेक करके कमेंट करना, ठीक है। टाइम टेक करना, जितने भी आगे आगे अभी हम एक्सरसाइज देंगे उसके सब भी के आंसर आपको कमेंट करना है। अभी देखिए ज़ीरो एंड यूनिटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़ीरो एंड यूनिटी। द ज़ीरो इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज 0 प्लस 0। एक्चुअली एडिशन में बात करेंगे तो ज़ीरो होता है, मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे तो क्या होता है, यूनिटी होता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे तो सिर्फ z ही आएगा, वो नंबर है सिर्फ 0, ठीक है। तो 0 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे डिनोट करते हैं, 0 प्लस 0 है। तो ये यही बोल रहा है कि जो 0 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है, 0 प्लस 0 आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि z को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ z ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही होगा। तो 1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे डिनोट करते हैं, 1 प्लस 0i। तो वो क्या है, यूनिटी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर आपको यूनिटी पूछी तो क्या बोलेंगे, 1 प्लस 0i इसकी यूनिटी है। और 0 क्या होता है, 0 प्लस 0i। ये याद रखना, क्योंकि अब जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब थियरी आप अच्छे से लिख लेना, ये अच्छे से लिखा हुआ है कि z प्लस 0 इज इक्वल टू जेड कैसे आता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 0 इंटू आई होता है a प्लस 0 प्लस आई बी प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज इक्वल टू z, ठीक है। ये सब लिख लेना अच्छे से, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम कॉन्जुगेट के बारे में बात करेंगे। देखिए ये होती है
conjugate की definition. If Z is a complex number, the number obtained by changing the signature of its imaginary part, ये important है, imaginary part, is called the complex conjugate and simply conjugate of Z, and is denoted by Z bar. Is denoted by Z bar. In other words, if Z is equal to A plus IB, then its conjugate Z bar is equal to A minus IB. ठीक है, हमको सिर्फ ये जो पार्ट होता है प्लस का, उसको सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव करना है. अगर नेगेटिव हो तो क्या करना है, पॉजिटिव. अगर Z इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा होगा तो Z बार क्या होगा, 3 प्लस 6 आयोटा. ठीक है, अगर Z हमारे पास -6 आयोटा होगा तो Z बार क्या होगा, -6 प्लस 6 आयोटा. ठीक है, अगर Z हमारा -6 प्लस 6 आयोटा होगा तो Z बार क्या होगा, -6 आयोटा. ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ रियल पार्ट में जो प्लस होता है वहाँ क्या करना है, माइनस, और माइनस हो तो क्या करना है, प्लस करना है. अब हम कॉन्जुगेट की थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं. प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 पूरे का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट. इसको आप प्रूफ करें तो कैसे करना चाहिए, एक मैं दिखा देता हूँ, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ आपको खुद करने हैं. अगर हम Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 लेते हैं, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2 लेते हैं, तो LHS कुछ इस टाइप का होगा, x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2. ठीक है, पूरे का क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है. इसको रियल पार्ट को हम एक साथ लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस I. देखिए ये सब मैं प्रूफ आप पर क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वैसे आप पढ़े हुए हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा इसे बहाने. तो आप +1 स्टैंडर्ड की कोई बुक भी परचेस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो, वरना PDF भी अवेलेबल है, RD शर्मा भी अवेलेबल है, बहुत सारी इसके लिए तो अवेलेबल है. तो x1 प्लस x2 अभी हमने पढ़ा है कि Z इज इक्वल टू, अगर A प्लस IB होता है तो Z बार क्या होता है, A माइनस IB. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, ये इसके साथ कुछ नहीं करना है हमको. x1 प्लस x2 हो गया ये, अगर हम कॉन्जुगेट निकालें तो क्या होगा, ये आएगा -I हो जाएगा, y1 प्लस y2. ठीक है, तो क्या होगा, x1 माइनस IY1 प्लस x2 माइनस IY2, और ये कुछ नहीं है, ये क्या है, x1 प्लस IY1 का कॉन्जुगेट ही तो है, प्लस x2 प्लस IY2 का ये क्या है, कॉन्जुगेट ही है. तो ये नथिंग बट Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट ही है. तो ये हो गया प्रूफ. दूसरी प्रॉपर्टी Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट. ठीक है, ये आपको होमवर्क में प्रूव करनी है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे. ठीक, तो क्या आएगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट. ये भी आपको होमवर्क में प्रूफ करना है. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन में Z1 बाई Z2. अगर आपको कोई प्रूफ नहीं आती तो बोलना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको करवा दूंगा.
ठीक है, कमेंट करना अगर किसी से कोई प्रॉपर्टी नहीं प्रूव होती तो मेरे को बोलना। Z1/Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे। देखिए पहले Z1/Z2 को सॉल्व करना है, प्लस IB के फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये सब करना है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कॉलेज वर्क्स है, तो इस कॉलेज में ज़्यादातर खुद करना होता है। इससे क्या अपना माइंड थोड़ा डेवलप होता है। तो ये आएगा Z1 बार, और ये सब आ चुका है इसलिए मैं दे रहा हूँ Z1 बार/Z2 बार। यहाँ पे Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियसली है Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और आखिरी प्रॉपर्टी है, ये भी आपको खुद ही प्रूफ करना है होमवर्क में। आखिरी प्रॉपर्टी है फिफ्थ। कभी कभी ये एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन, अभी भी आता है, देखा हुआ है। ठीक है, Z1/Z2 हो गया। तो लास्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी आपको घर पे करना है। ठीक है, ये हो गई कॉन्जुगेट की बात। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक मिनट। वो बात ये है कि मान लो कि हमने ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A+IB। ठीक है, और Z बार इज इक्वल टू ले लिया A-IB। अब हम दोनों का ऐड करेंगे, Z प्लस Z बार करेंगे तो क्या आएगा, A+IB प्लस A-IB। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ 2A होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा IB तो A मतलब क्या है यहाँ पे, ये रियल पार्ट ऑफ Z थीटा है। ये रियल पार्ट ऑफ Z क्या होता है, A, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या है हमारे पास, B। तो A को हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z। ओ मैं कहना ये चाहता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ Z क्या आता है, Z प्लस Z बार बाई 2। ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर हम Z माइनस Z बार करेंगे तो A+IB माइनस A-IB क्या होगा, A कैंसिल हो जाएगा, 2IB आएगा। B को क्या लिख सकते हैं हम, B को लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या डायरेक्ट करेंगे, Z माइनस Z बार बाई 2 आयोटा। ठीक है, एक ये रिलेशन अच्छा है, बहुत काम का है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इनवर्स वगैरह की। और एक बात आप याद रखना, आप Z1/Z2 जब करोगे, ठीक है, Z1/Z2 जब आप करोगे तो आपको बेसिकली क्या करना है, Z1 Z2 वैसे ही लिखना है, यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट आप लिख लेना। मतलब Z2 का रेसिप्रोकल ले लेना। वो भी बोलते हैं, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, Z2 बार से डिवाइड कर लेते, तो क्या आएगा, Z1 Z2 बार अपॉन Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है, ये कोई रिलेशन आ जाए। तो ये सब 2-3 रिलेशन है। अब हम इनवर्स तरफ जा रहे हैं। तो अभी देखिए ये इनवर्स की डेफिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का इनवर्स। इसमें भी 2 टाइप्स होती है, एडिशन का इनवर्स होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। बेसिकली ये होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आप क्या ऐड करो कि उसकी यूनिटी याद करो। अब कॉम्प्लेक्स में एडिटिव यूनिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली सबका आंसर क्या होगा, -Z। -Z मतलब क्या होता है, अगर Z हमारा A+IB होता है तो -Z क्या होगा,
माइनस ए माइनस आई बी। देखिए कॉन्जुगेट में सिर्फ हम ये माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा माइनस कर देना है हमको, ठीक है। तो ये बात यही बोली है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होगा ए प्लस आई बी, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस जेड होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा वो। और मल्टीप्लिकेटिव में बात करें तो जेड के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका आंसर उसकी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव क्या होती थी, 1 होती थी। अगर आपको पता है तो हम 1 + 0i लिखते थे, ठीक है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली 1/z ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ एक ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी ऐसा एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 + i का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या आएगा, -z -1 -i। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, सीधा उसका रेसिप्रोकल। यही बात लिखी है यहाँ पे, इनवर्स इज सेम एज रेसिप्रोकल, ठीक है। सिर्फ 1/z करेंगे तो क्या आएगा, हमने बोला था आगे कि जब भी ऐसा फॉर्म आए तब रेशनलाइज कर देना है आपको। 1 - i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + i 1 - i 2 आएगा। तो ये होगा 1/2 -i/2। और सिंपली अगर हम 1 + i और 1/2 -i/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका इनवर्स, तो क्या आएगा आंसर, 1/2 -i/2 माइनस माइनस प्लस i² हो जाएगा। यहाँ पे +i/2 सॉरी i नहीं आएगा, i² -1 हो जाएगा। ये क्या आएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -i/2, ये सही था, -i/2, यहाँ पे +i/2 होगा और i² -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +1/2 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 1/2 +1, ठीक है। जो यहाँ पे हमने बोला था कि z को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, उसकी यूनिटी आएगी, ठीक है। तो ये कहानी थी इनवर्स की। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था आज के वीडियो का, वो था कंपैरिजन विथ रियल एनालिसिस। जो रियल नंबर सिस्टम होती है, ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ये कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझो। रियल नंबर में क्या होता है कि कोई 1 है, ठीक है, वो 0 से ग्रेटर देन है, वो हम सीधा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 5 है, ये 6 से लेस देन है, वो हम बोल सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 3 + 4 आयोटा है वो ग्रेटर देन होगा 2 + 1 आयोटा से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं हम। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि ये a + ib एक इमेजनरी नंबर है और इमेजिनेशन में कोई बड़ा या छोटा हम कंपेयर नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर में सब एक इक्वल ही मानेंगे, मतलब इन कॉमन सेंस, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे छोटा है। और बहुत आगे जाके हम ये भी बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पास सिर्फ एक ही इन्फिनिटी होती है, जैसे वरना हम आर के पास क्या होता है, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों होते हैं एक्सटेंडेड, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वो तो बहुत आगे की बात है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही इन्फिनिटी होती है,
माइनस इन्फिनिटी नहीं होती है, क्योंकि एक्सटेंड करके इसने सिर्फ सारा का सारा ये एक इन्फिनिटी पर ही घुमा दिया है। रियल में होता है दोनों इन्फिनिटी। और हमने जो ये कंपैरिजन वाली बात बोली, अगर हम हाँ इतना बोल सकते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शायद कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये इतना बोल सकते हैं कि ये अगर Z1 है यहाँ पे और यहाँ पे कोई Z2 है, तो हम इतना बोल सकते हैं कि ओरिजिन से कौन कितना ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। और कुछ हम नहीं बोल सकते कॉम्प्लेक्स के बारे में। बाकी हम रियल में सब कुछ बोल सकते थे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इतना, वो सब कुछ हम ठीक है बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं करना है आपको। अगर कोई पूछे कि क्या बड़ा है, इस दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको ना उसको चपाट मार देनी है, क्योंकि ये नहीं होता है, चल निकल, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में हम कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, अब हम थोड़ी आपको एक्सरसाइज देना चाहते हैं, तो आपको वो सॉल्व करना। ये एक्सरसाइज में जो दे रहा हूँ आपको सॉल्व करना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, आई स्क्वायर पता है हमको -1 होगा, i⁴ क्या होगा +1 होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी और इसकी, ठीक है। वीडियो में कमेंट करके मुझे टैग करना है, टाइम टैग करके कमेंट करना है, ताकि पता चले कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। साथ में ये भी फाइंड करना E 1 + I + I² + I³ अप टू i⁻999। इसका आंसर क्या आता है वो आप पता करना, ठीक है। और 1 + I + I² अप टू i⁻2020 नहीं, 2020 का भूल जाओ, ये ना कोरोना वाला है, 2021, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट करके। दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका ना आपको एक्सपेंशन करके इसको a + IB के फॉर्म में लिखना है, मतलब रियल प्लस इमेजनरी पार्ट में, ठीक है। मतलब मान लो कोई i + I² है, तो उसको हम a + IB में कैसे लिखेंगे, i-1 मतलब -1 + I, ऐसे लिखना है। इन सब को आपको ऐसे ही लिखना है, तो ये भी सॉल्व करना है आप। उसके बाद ये जो पूरा क्वेश्चन है 3 to 20 सेम ही है, इसमें भी आपको a + IB के फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इस पेपर में, ठीक है, आपको आगे बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप ये देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का आपको नॉलेज होगा। a + b⁻n क्या होता है, a⁻n/1 फैक्टोरियल a⁻n-1b nc1 nc2 nc3, जैसे जैसे फॉर्मूला आगे बढ़ती है, ठीक है। ये इसका जनरल एक्सपेंशन है, हम कर चुके हैं। x + y की n a+1 स्टैंडर्ड में आता है, x n कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला है आपके पास, तो इन सब की ट्राई करना है, ठीक है। और इसको लास्ट में a + IB के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। ये सब आपके लिए होमवर्क में है, आप जरूर करना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में भी दिए हुए है कि 1/z, पहले आप z = क्या लेंगे, x + iy, फिर 1/z करेंगे, फिर 1/z का क्या रियल पार्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। इतना वर्क करना है। इसमें z² का रियल पार्ट फाइंड करना है, इसमें इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, और इसमें इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे z कंजुगेट का स्क्वायर है, यहाँ पे खाली z² का स्क्वायर है, सिर्फ z का स्क्वायर है,
सिमिलरली यहाँ पे भी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेना है। आई जेड का रियल पार्ट, इसका इमेजनरी, इसका रियल, इसका इमेजनरी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपसे हो जाएगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, आगे का वीडियो लेक्चर थोड़े टाइम के बाद आ जाएगा। ठीक है, आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स जो कि अभी घर पर है उसके साथ ये ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। ठीक है, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।